नमस्कार। मैं अनुपम, सहायक आचार्य, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, हिंदी विभाग, एमए उत्तरार्ध के सभी बच्चों का आज के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम एमए उत्तरार्ध के पहले पेपर जो प्राचीन और मध्यकालीन काव्य है उस पर चर्चा कर रहे हैं। और उसके अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में रासो काव्य की पृष्ठभूमि पर बात की थी कि रासो काव्य की क्या ऐसी राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां थी जिसके कारण ऐसा काव्य प्रवृत्त हुआ। आज के इस व्याख्यान में हम रासो काव्य की थोड़ी सी परंपरा और उसके विभिन्न स्वरूपों पर बात कर लेंगे कि रासो काव्य कितने तरह का होता है और उसके जो है अलग अलग जो स्वरूप हैं, उसकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है। तो उसके बाद फिर अपन पृथ्वीराज रासो पर जब आगे बात करेंगे तो और हमारी समझ स्पष्ट हो जाएगी। और चूँकि रासो काव्य एक महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का अंश है, इसका पता हमें इस बात से भी लगता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में वीर गाथा काल जो नाम दिया वो इन्हीं रासो काव्य को आधार बनाकर दिया था। और उनके जो साहित्य का इतिहास है उसमें आदिकाल जो है वो इन्हीं रासो काव्य के आधार पर उन्होंने उसको वीर गाथा काल जो है नाम दिया था। तो इसलिए जो है रासो काव्य जो है वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे हिंदी साहित्य की। और इसके सबसे पहला जो एक प्रश्न आता है, छोटा सवाल बनता है परीक्षा में, या आपको लिखना चाहिए बड़े सवाल में भी, कि जो रासो शब्द है वो किससे संबंधित है, वो कहाँ से बना, क्या बना। तो इसको लेकर अलग अलग मत है। कोई कहते हैं रासो का अर्थ राजसूय है, कोई कहता है रासो मतलब रसायन है, कोई रासो का अर्थ रहस्य करता है, कोई रासो का अर्थ राजवंश करता है, तो कोई रासो का अर्थ रास करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास में कहते हैं कि बिसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आता है, अतः हमारी समझ में इस रसायन शब्द के होते होते रासो हो गया। यानी वो ये कह रहे हैं कि भाई रासो जो है वो रसायन से बना है, और चूँकि रसायन बार बार प्रयोग होते होते वो आगे चलकर रासो बन गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे रासक से उद्भृत मानते हैं। वो कहते हैं कि रासक शब्द से जो है ये हुआ होगा। कुछ लोग इसका संबंध राजवंश से मानते हैं, कुछ लोग इसको रहस्य कहते हैं कि रासो का अर्थ रहस्य है। लेकिन कुल जमा बात यह है कि हमारे हिसाब से रासो जो है एक प्रचलित नाट्य रूप रहा है जो मुख्यतः नृत्य और गीत पर आधारित था, और इसका संबंध रास से है। ये जो रास शब्द हमारे यहाँ चला आ रहा है लोक परंपरा में और उधर से, तो ये नृत्य और गीत पर आधारित एक रचना होती थी। तो ये जो रासो शब्द है वो रास से जो है निकला हुआ है, और ये प्रचलित नाट्य रूप था रास, जिसमें गीति नाटक इन सब का मिश्रण होता था। और ये भागवत जो है वहाँ पर भी इसका उल्लेख होता है। तो इस तरह से जो है ये रास जो है, रासो जो है वो वहीं से उत्पन्न हुआ है। इसका विकास लेकिन अपभ्रंश से हुआ। अपभ्रंश से पूर्व इसका हमें विकास नहीं मिलता। ये परंपरागत काव्य रूप तो है, लेकिन इस तरह की काव्य रचना हमें अपभ्रंश में ही मिलती है। अपभ्रंश से पूर्व इसका कोई डेवलपमेंट हमें नज़र नहीं आता है। और यह जो रासो है इसका विकास दो तरह से, दो धाराओं में हुआ। अगर हम बात करें आदिकाल में, तो एक थी नृत्य गीत परक धारा और दूसरी थी छंद वैविध्य परक धारा। यानी एक रासो काव्य परंपरा जो नृत्य और गीत परक उस तरफ बढ़ रही थी, तो दूसरी जो है वो छंदों के विविध प्रयोगों को लेकर बढ़ रही थी। अब ये रासो काव्य से प्राय हम यही समझते हैं कि रासो काव्य मतलब वीरता का काव्य, जिसमें जो है राजा या जो हमारे महाराजा थे या सामंत थे उनकी वीरता से जुड़ा हुआ काव्य ही रासो काव्य है। नहीं, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, केवल वीर गाथाओं से जुड़ा हुआ काव्य ही रासो नहीं है।
रासों के 3 तरह के भेद प्राय हिंदी साहित्य में प्रचलित रहे हैं। पहला है उपदेशपरक, यानी जो धार्मिक भावनाओं से लैस रासो काव्य है वो, जिनको जैन मुनियों ने आगे बढ़ाया। दूसरा है वीर गाथात्मक रासो ग्रंथ और तीसरे हैं श्रृंगार मूलक रासो ग्रंथ। तो आज हम जो है अभी इस व्याख्यान से हमने दो तीन छोटे छोटे प्रश्न जो है तैयार करने में हमें मदद मिली। एक, रासो शब्द की उत्पत्ति किन किन शब्दों से जोड़ी जाती है, और दूसरा रासो जो है वो एक्चुअली किससे बना है, फिर इसका विकास किस भाषा में हुआ अपभ्रंश में, और उसी तरह से तीसरी आज जो एक नई चीज़ चौथी हम सीखते हैं वो यह है कि रासो काव्य जब हम कहते हैं तो उसका अर्थ केवल वीरगाथा काव्य नहीं है। रासो अलग अलग तरह से लिखा गया है। पहला उपदेशपरक धार्मिक स्वरूप लिए हुए रासो, दूसरा वीरगाथा और शौर्य और साहस का रासो, और तीसरा जो है श्रृंगारिक और सौंदर्य दृष्टि से युक्त रासो। तो ये 3 तरह के रासो लिखे गए। तो अगर आपके मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न आता है छोटा 2 नंबर का कि रासो किन 3 स्वरूपों में विभाजित है या कि किन 3 तरह के रासो मिलते हैं, तो आप ये बेहिचक लिख सकते हैं। अब हम पहले उस स्वरूप की बात करते हैं, वो है उपदेश मूलक यानी धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ रासो। ये रासो जो है वो मुख्यतः ये रासो ग्रंथ जैन कवियों द्वारा बड़ी संख्या में लिखे गए। जैन कवियों ने अपने मतांतर के प्रचार के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपनी धार्मिक भावनाओं को उजागर करने के लिए उपदेश मूलक जो है ये रासो उन्होंने लिखे थे। इनमें प्रमुख रूप से जैन धर्म के विचार विमर्श और उनके सिद्धांतों के बारे में उपदेशात्मक भाषा में जो है ये रासो ग्रंथ लिखे गए। और इन ग्रंथों को हम साहित्य में प्राय नहीं लेते हैं, इनके अंदर काव्यात्मकता का अभाव है। ये धार्मिक दृष्टि से लिखे गए इसलिए भी हम इनको साहित्य के अंतर्गत नहीं लेते, लेकिन फिर भी हमें जानना इनका बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे रासो काव्य के अंतर्गत उपदेश रसायन है जो जिनदत्त सूरी ने लिखा था। बुद्धि रास जो है वो शालिभद्र सूरी द्वारा लिखा गया, और शालिभद्र सूरी का एक और प्रसिद्ध भरतेश्वर बाहुबली रास भी ग्रंथ जो है उपदेश परक यानी धार्मिक रासो काव्य की कोटि में आता है, और ये काफ़ी बड़ी संख्या में मिलते हैं। यानी ये रासो काव्य जो धार्मिकता से संलग्न है, धार्मिकता से युक्त है, ये बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं और प्रामाणिक रूप में भी काफ़ी ये मिलते हैं, क्योंकि ये जो है धर्म और धर्म से जुड़ी हुई चीज़ होने के कारण काफ़ी हद तक सुरक्षित रहे। दूसरा जो प्रमुख रासो काव्य का स्वरूप है वह है श्रृंगार और सौंदर्य परक रासो काव्य। तो इनके अंतर पहला जो सबसे महत्वपूर्ण रासो है वह है संदेश राशक अब्दुल रहमान या अब्दहमान जिसको कहते हैं। उन्होंने इस संदेश राशक की रचना की थी, और ये वियोग श्रृंगार का ग्रंथ है। और अक्सर स्कूल लेक्चरर या कॉलेज लेक्चरर में ये पूछा जाता है कि संदेश राग किसकी रचना है, संदेश राशक। तो ये अब्दुल रहमान या अब्दहमान की रचना है। और इसी के अंतर्गत एक और रासो आता है मुंज राशक, जो अब ये नहीं मिलता है, प्राप्त नहीं है। और एक प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो भी इसी कैटेगरी का है, वो है बीसल देव रासो, जो नरपति नाला द्वारा लिखा गया है। इस तरह के रासो काव्य में जो मूल भावना जो है वह श्रृंगार की है। वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, उन सबको लेकर ये ग्रंथ लिखे गए। और जो है स्त्री सौंदर्य को लेकर यह ग्रंथ बात करते हैं, उसके सौंदर्य की वर्णनों से ये ग्रंथ युक्त हैं, मुख्य रूप से श्रृंगार पर आधारित हैं, इसलिए इन्हें श्रृंगार मूलक रासो कहते हैं। तो इस तरह से 2 प्रकार के रासो काव्य हो गए। एक तो वह उपदेश प्रदक यानी जो धार्मिकता से युक्त है, और दूसरा जो श्रृंगार परक और वो है। तीसरे जो हमारे काम के हैं, जो महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाते हैं और जो हमारे पहली इकाई में जुड़े हुए हैं, पृथ्वीराज रासो। ये मूलतः वीर गाथात्मक वीर रस से युक्त रासो ग्रंथ हैं। ये रासो काव्य की तीसरी जो स्वरूप है, तीसरी जो प्रवृत्ति है, वो पृथ्वीराज रासो उसका सबसे बड़ा जो ग्रंथ है। और चूँकि इस ग्रंथ का इतना अधिक काव्य सौंदर्य है कि ये पृथ्वीराज रासो दूसरे तमाम ग्रंथों को अपनी ओट में छुपा लेता है। फिर भी इसके अंतर्गत विजयपाल रासो है जो नल्ल सिंह द्वारा लिखा गया था, परमाल रासो है, दलपत विजय द्वारा लिखा गया